स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, ओवर यूज सुना होगा, लेकिन इसके बारे में भारत इतना सीरियस क्यों है? एक सीरियसनेस लेवल अलग है भारत सरकार के ऊपर, और इसको लेके जो हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो उसको बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्यों? इस सवाल का डिटेल्ड जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दिस इज अ डिटेल्ड स्टोरी ऑन यूपीआई। इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस, इसको जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, मेंटर, एजुकेटर सांघी सर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो पेमेंट इंटरफेस पे बेस्ड है। ऐसी क्या खास बात है पेमेंट इंटरफेस में? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट पेमेंट इंटरफेस? कि पे ही तो करना है भाई, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, एक कार्ड से आप एक मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन नहीं, इसका और इन डेप्थ एनालिसिस क्या कहता है, ये चीज जानेंगे इसी वीडियो में आज। तो जो पीडीएफ्स मैं यूज कर रहा हूं वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपको डाउनलोडेबल मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। माय टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ये टेलीग्राम हैंडल आपको वो तमाम पीडीएफ्स देगा जो मैं करंट इश्यूज के लिए, रमेश सिंह की किताब के लिए यूज करता हूं। और इसके सिवा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स जो है एग्जाम रिलेटेड, वो भी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगे। दैट इज ऑल्सो व्हाट यू विल फाइंड ऑन माय टेलीग्राम हैंडल। उसके सिवा आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर। मेरा जो यूजर नेम है वो मेरे नाम से है, आयुष सांघी। डोंट फॉरगेट एन एक्स्ट्रा एस, आयुष विद एन एक्स्ट्रा एस, सांघी। आप जरूर मुझसे जुड़े। बहुत इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग रील्स हम यहाँ पे डालते हैं और इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे MCQs डालते हैं जो आपकी प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बात हो रही है कि किस तरीके से यूपीआई को बढ़ाया जाए। यूपीआई जैसा जो पूरा प्लेटफॉर्म, या आप उसे QR कोड कह लो, या पूरा प्लेटफॉर्म कह लो, या पूरा इकोसिस्टम कह लो, कि पेमेंट का एक इकोसिस्टम बनाया है, वो बनाया गया है NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है अब वो अंतरराष्ट्रीय जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स को इनेबल करने की कोशिश कर रहा है उन देशों में जिनसे यूपीआई की डिमांड आई है। तो जैसा आप देख सकते हैं, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NPIL के नाम से ये PSU है, इज ओवरसीइंग द इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ द होम ग्रोन पेमेंट प्लेटफॉर्म, यानी हमारा प्लेटफॉर्म यूपीआई। तो गवर्नमेंट जो है उसकी कैंपेनिंग कर रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फॉर अडॉप्शन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया। क्योंकि भारत में ये इतना कामयाब है, करोड़ों की संख्या में ट्रांजैक्शंस होती है, अरबों करोड़ों खरबों रुपया जो है हर महीने एक्सचेंज होता है। तो अब भारत के बाहर, यानी कि जो हमारे गैर मुल्क हैं, वो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं। उसमें से डिमांड आई है सिंगापुर और UAE से, जो रूपे, दे हैव शोन इंटरेस्ट इन एक्सेप्टिंग द रूपे पेमेंट सिस्टम इन देयर कंट्रीज, जो कि भारत का इंडिजिनस सिस्टम है, और इसके सिवा यूपीआई सिस्टम भी है। तो इसको एक्सेप्ट करने की या अडॉप्ट करने की जो मांग है, जो डिजायर है, जो विलिंगनेस है, वो इन देशों से आई है। दिस इज समथिंग विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसके सिवा अमंग द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड्स, जो पूरी दुनिया के और पेमेंट मेथड्स हैं। अब आप ये पूछोगे कि भाई और लोग कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हाउ आर अदर पीपल ट्रांसफरिंग, या आज तक कैसे ट्रांसफर हो रहा था? आज तक ट्रांसफर हो रहा था जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो है डेबिट कार्ड के माध्यम से, वो है फॉरेक्स कार्ड के माध्यम से। कि आप हिंदुस्तान के बाहर कहीं घूमने जाएं तो वहां पे चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, आप उसको स्वाइप करें तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, यानी कि आपकी खरीदारी पूरी होती है और आपकी पेमेंट दूसरे को पहुंच जाती है। इन सिस्टम्स में एक सिस्टम जो है वो ऐड किया जा रहा है, वो है यूपीआई सिस्टम, जो QR कोड वाला सिस्टम है। ये स्कैन करके पेमेंट जो है वो दूसरे के पास पहुंच जाए। सो इट एनेबल्ड बाय अमेरिकन कार्ड नेटवर्क्स जैसे वीजा एंड मास्टर कार्ड, जिनकी डुओपॉली है, दो ही कंपनीज है कार्ड कंपनीज में से, एंड एमेक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, विच वर्क विदाउट अ हिच। तो अभी ये पॉपुलर मेथड है, लेकिन
यूपीआई पार्टनरशिप्स आर एम्ड एट एनेबलिंग ओवरसीज पेमेंट्स थ्रू होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी, एंड बायपासिंग द अमेरिकन पेमेंट सिस्टम। अब इस चीज से यूएस खलता है कि आप बायपास करने की बात, हमें बायपास करने की बात कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो भाई? हम आपसे ज्यादा केपेबल हैं, या एटलीस्ट इक्वली केपेबल तो है ही। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज को लेकर हमें अपने अंदर गर्व होना चाहिए कि हमने उनसे बेटर एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया है, जहां पर इस तरीके से आप सीमलेस या स्मूथ ट्रांसफर एक दूसरे को कर सकते हो, और वो रियल टाइम में होता है। इट हैपेंस इन रियल टाइम। सो आप देख सकते हैं इन सारे देशों से डिमांड आई है, और इनके पार्टनर्स का नाम भी दिया हुआ है कि कौन से पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ भारत का यूपीआई यानी कि एनपीसीआई टाई अप करेगा। तो यूपीआई ग्लोबल फुटप्रिंट, भूटान की अनाउंसमेंट और सिंगापुर की अनाउंसमेंट हुई थी 2021 में। मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूके, नेपाल, यूएई, ये सारी इस साल के अनाउंसमेंट्स हैं। फ्रांस जून में, यूरोप में कुछ देश हैं अक्टूबर में, ओमान अक्टूबर में, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये भी जो है यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले हैं, या यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने का इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। और क्योंकि यूपीआई भारत में एक कामयाब प्लेटफॉर्म है, इस वजह से इस प्लेटफॉर्म के साथ आप एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भारत से लेना चाहते हो, तो कितने गर्व की बात है। जिस तरीके से भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाकी दुनिया की सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, उसी तरीके से भारत का पेमेंट मैकेनिज्म भी और देशों के साथ पार्टनर करके इस चीज को आगे बढ़ाएगा। इट वुड मूव इट फॉरवर्ड। तो अब सवाल ये उठता है, जो आप देख पा रहे हैं, व्हाई डज इंडिया वांट टू गो ग्लोबल? भारत ग्लोबल क्यों जाना चाहता है? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें ग्लोबल जाना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब जानेंगे। तो देखते हैं, क्या आप जानते हैं इस बात को, जब से रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या हो रहा है कि रूस के खरीदारों को किसी तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है। तो आइसोलेट कैसे किया जा रहा है वो आपको बताते हैं, बाय स्टॉपिंग दी ऑयल सप्लाईज, कि आपको ऑयल कोई और देश प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, तो कुछ और चीजों में यूएस ने, अमेरिका ने हमें आइसोलेट कर दिया है, जैसे कि फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर, या एफआईआई को वापस पुल करवाकर, या फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर। मतलब कई सारे तमाम रीजन हैं। इनके रीजन सिर्फ यही नहीं है, और भी रीजन है। तो इन चीजों को लेकर आप हमें आइसोलेट कर सकते हो। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो इनडायरेक्टली सैंक्शंस उनके पार्टनर देश, उनके जो साझेदार देश हैं, उन पर भी आ सकते हैं। तो इस वजह से अगर गुड्स के ऊपर सैंक्शन लग सकता है, तो ध्यान रखें, गुड्स के ऊपर सैंक्शन लग सकता है, तो आप पेमेंट पे उनके कार्ड्स पे या उनके सिस्टम पे या स्विफ्ट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द स्विफ्ट सिस्टम। तो हम अपना पेमेंट इंटरफेस यूज करना चाहते हैं, ताकि हमारे किसी बाहरी सिस्टम पे डिपेंडेंस ना रहे। सो कीपिंग इट्स डोमेस्टिक पेमेंट मैकेनिज्म अलाइव अवे फ्रॉम foreign payment network players, Visa, Mastercard and Swift can act as a step to mitigate geopolitical risk. और ये geopolitical risk अभी के लिए अगर है, तो आप बात कर सकते हैं रशिया के ऊपर sanctions and Iran show how the US can put pressure on India's trade in general. क्योंकि यूएस ने ये चीज प्रूव करी है। ये तो आज की बात है जो हमें दिख रहा है। आगे चल के और किसी और चीज पे सैंक्शंस लगा दे, किसी और तरीके से हमें आइसोलेट करने की कोशिश करें, तब क्या करेंगे? तब अगर मुझे कोई खरीदारी करनी है, तो मैं इनके प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं हूं। हम अपना प्लेटफॉर्म यूज करके दूसरे पार्टनर देश को, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसको भी व्यापार मिल रहा है, हमें भी व्यापार मिल रहा है, हमें चीज मिल रही है और उसको पैसा मिल रहा है, वो भी एक्सेप्ट करेगा, रशिया भी एक्सेप्ट करेगा, इंडिया भी एक्सेप्ट करता है। तो दोनों चीजें हम बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के कर पाएंगे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से भारत ये चाहता है कि यूपीआई का ग्लोबल फुटप्रिंट हो। यूपीआई शुड हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट, और भारत पूरी तरीके से केपेबल है, भारत पूरी तरीके से इसके लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, हम सक्षम हैं। ये प्रूवन टेस्ट मेथोडोलॉजी है इतने बड़े देश में, 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या के देश में। सो टारगेट कंट्रीज हमारे रेडार पे कौन सी हैं? हमारे रेडार पे टारगेट कंट्रीज वो हैं जिनके साथ भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और ट्रेड से ज्यादा वो सारे देश हैं जिससे हमारी कंट्री में टूरिज्म ज्यादा होता है। वो देश है जिस देश में सबसे ज्यादा भारत का डायस्पोरा जाता है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज। तो जहां पे ज्यादा डायस्पोरा जाता है, वहां से रेमिटेंसेस के रूप में पैसा वापस आता है। अब रेमिटेंसेस के रूप में पैसा वापस आना एक बड़ा मुश्किल जो है वो प्रोसेस है। तो वो किस तरीके से आ सकता है, उसको कैसे आप और स्मूथ बना सकते हो, तो उन सारे देशों को भारत ने अपने रेडार पे रखा है यूपीआई के लिए।
मोर देन 25 मिलियन इंडियन टूरिस्ट जो यहां से बाहर जाते हैं, जाहिर सी बात है करेंसी एक्सचेंज करवा के बाहर जाएंगे। तो अगर आप करेंसी एक्सचेंज करा के बाहर जा रहे हो तो आप एक्सचेंज रेट और ये और वो चीजें देते हो, या अगर आप कार्ड लेकर जा रहे हो तो कार्ड में पैसे डलवाते हो, फिर कार्ड स्वाइप करते हो। इस पूरे सिस्टम का रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा यूपीआई। शर्त है कि वो देश भी यूपीआई एक्सेप्ट करे। तो स्पेंडिंग मोर देन 23 बिलियन डॉलर्स, 2019 में 23 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई, या इतना स्पेंड करा इतने सारे टूरिस्ट ने बाहर ट्रैवल करने के लिए, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी लार्ज इनफ फॉर एनपीसीआई टू बिगिन इट्स ग्लोबलाइजेशन ड्राइव। भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 23 बिलियन यूएस डॉलर, आप सोचें तो, और ये बढ़ेगा आगे चल के, कम नहीं होगा। सो द फोकस इज ऑन दोस कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट आता है, या जहां सबसे ज्यादा डायस्पोरा जाता है और रेमिटेंसेस भेजता है। रेमिटेंसेस के लिए मैं आपको यह बता दूं, 87 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया था और इस साल वो 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। तो 2021 द कंट्री रिसीव्ड 87 बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंसेस, फार अहेड ऑफ कंट्रीज सच एज चाइना एंड मेक्सिको। मतलब कितनी भारी संख्या में, और ये कोविड के बाद के फिगर्स हैं, भारी संख्या में भारत का डायस्पोरा या भारतीय लोग बाहर जाते हैं जिनको आप एनआरआई कहते हो, और वो पैसा वापस अपनी फैमिलीज को, रिलेटिव्स को भेजते हैं। So India is looking at a big chunk of remittances. तो ये रेमिटेंसेस अब किसके थ्रू आया करेंगे? यूपीआई के थ्रू आया करेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। दिस वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। सो हाउ विल इट हेल्प इंडिया? भारत की किस तरीके से मदद होने वाली है? अगर यूपीआई अडॉप्ट हो भी जाता है तो हमारी मदद कैसे होगी? हाउ विल इट हेल्प द इंडियन डायस्पोरा? इसके लिए आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रोसेस समझाता हूं कि प्रोसेस क्या है। तो अब पॉइंट ये है, मान लीजिए गल्फ में कोई काम कर रहा है, सऊदी में, ईरान में, इराक में, ओमान में, कुवैत में, यूएई में, कोई एक इंसान भारतीय काम कर रहा है, उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। अब जब सैलरी मिलती है तो वो सबसे पहले जाके 1 तारीख को एटीएम के बाहर खड़ा होता है, एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालता है, अपना पिन डालता है और पैसा विड्रॉ करता है, जैसे हम सब करते हैं। आप जानते हैं, आपने कभी ना कभी किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा। तो पैसा विड्रॉ करते हैं और उस पैसे को मनी ट्रांसफर अथॉरिटी के पास लाके पैसा वापस हिंदुस्तान ट्रांसफर करते हैं। अब अगर उस देश में भी एनपीसीआई ने यूपीआई अडॉप्ट करवाया, अगर वहां पर भी यूपीआई हुआ, क्यूआर कोड हुआ या यूपीआई आईडी हुआ, तो उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट से, अपने भारत के बैंक अकाउंट में या अपनी फैमिली के बैंक अकाउंट में आप पैसा, या उस यूपीआई अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो रियल टाइम में। ये पूरी की पूरी जो आपका प्रोसेस है, इससे आप बच जाओगे। सो एनपीसीआई's partnership can help some of these workers who are familiar with UPI to use it to transfer money back home seamlessly. तो इस तरीके से ये पैसा वापस ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आसान रास्ता है। मतलब इतने लंबे प्रोसेस से आप बच जाओगे, कहने का मतलब ये। सो व्हाट इज इंडिया प्लानिंग? भारत इस चीज को लेकर क्या प्लान कर रहा है, ये जानते हैं। बेसिकली भारत एक ऐसा सिस्टम प्लान कर रहा है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स और अमेरिकन बेस्ड सिस्टम्स को बाईपास कर सके, जैसे कि वीजा को, मास्टर कार्ड को और स्विफ्ट सिस्टम को। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर साहब ने एक 2-स्टेप प्रोसेस प्रपोज करा है। इट हैज प्रपोज्ड अ 2-स्टेप प्रोसेस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये 2-स्टेप प्रोसेस है क्या? व्हाट इज द 2-स्टेप प्रोसेस? आइए जानते हैं। इसमें जो पहला कदम है वो ये है कि आप यूपीआई जैसा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें, एक ऐसा मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म खड़ा करें जिसमें उतनी ही स्मूथ फंक्शनिंग हो जिस तरीके से यूपीआई की फंक्शनिंग भारत में होती है, और आपका जो ट्रांसफर है वो सीमलेस बेसिस पे होता है, इट हैपेंस सीमलेसली। और उसी के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि वो सीमलेस ट्रांसफर रियल टाइम में सेटल हो, इंस्टेंटली, जैसे यूपीआई होता है, हम स्कैन करते हैं, इंस्टेंट हमारे पास मैसेज आता है, मर्चेंट के पास भी मैसेज आ जाता है। तो ये तो पहला सिस्टम हुआ। अब दूसरा सिस्टम है सेटलमेंट का। रियल टाइम सेटलमेंट आपके और हमारे बीच में तो हो गई, लेकिन उससे बड़ी सेटलमेंट बैंकों के बीच में होती है। भाई अब मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए ना, तो उसके अकाउंट में पैसा कैसे रिफ्लेक्ट होगा? एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना चाहिए, दैट हैज टू गो। तो उसके लिए एक देश का सेंट्रल बैंक दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से बात करेगा, पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक्स ऑफ बोथ कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स वाया एनपीसीआई एंड अ सिमिलर फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर इन द पार्टनरिंग कंट्री। तो वहां के सेंट्रल बैंक से बात करो
और एनपीसीआई टाइप अथॉरिटी जो उस देश में, उससे बात करो कि किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि बैंकों के बीच में सेटलमेंट अच्छे से हो। देखिए, आपका हमारा सेटलमेंट एक चीज है, बैंकों का भी सेटलमेंट होना चाहिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भी तो जाना है। सो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग सम डेवलप्ड नेशंस डू नॉट हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई, जिसकी वजह से वो भारत के पास आ रहे हैं, विच इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सीमलेस मनी ट्रांसफर। आज की डेट में भी पैसा ट्रांसफर करना बाहर एक बेहद मुश्किल प्रोसेस है। अगर आपके कोई जान पहचान में, रिलेटिव्स में, भाई बंधु दोस्त कोई भी फैमिली में रहता हो बाहर, आप पूछिएगा कि वो किस तरीके से पैसा वापस ट्रांसफर करते हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी चल पड़ी कि अपने वॉलेट में क्रिप्टो खरीद के डालो और दूसरे को ट्रांसफर कर दो, वो अपने वॉलेट से बेच के बैंक अकाउंट में पैसा ले लेगा। सो डोमेस्टिकली इवन बिफोर सेटिंग अप एन इंटरनेशनल वन, तो ये चीज जो है ये करी जा रही है, दिस इज बीइंग डन। तो हम बात कर रहे हैं कि एनपीसीआई किस तरीके से पिच कर रहा है। हाउ इज एनपीसीआई पिचिंग इटसेल्फ टू द टारगेट कंट्रीज। फायदे आपने देखे, सीमलेस होना चाहिए। अब वो ये बोलेंगे कि हमारा क्या फायदा है, हम यूपीआई कर तो ले, हमारा फायदा क्या है, क्यों करें। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो जिन देशों में भारत का टूरिस्ट भारी संख्या में जाता है, टूरिज्म को ड्राइव करने के लिए अपने ही देश में वो क्या करेंगे, यूपीआई अलाउ कर सकते हैं। उनको फायदा दिखाया जाएगा कि अगर आप यूपीआई अलाउ करते हैं तो टूरिस्ट और ज्यादा आपकी कंट्री में आएंगे और पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो है, अभी आप और प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, एमेक्स, मास्टरकार्ड, वीजा, और वो जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। दोस थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, और उस प्रोविजन के बेसिस पे आप ये देखते हैं कि क्या चीज है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और वो सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है, सिस्टम है, इसके थ्रू बाईपास हो सकता है। जितना भी डायस्पोरा वहां पे नौकरी करता है और वापस भेजना चाहता है, तो वो डायस्पोरा के अंदर और मोटिवेशन होगा कि हम यूपीआई के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि द ट्रम्प कार्ड इज कन्वीनियंस फॉर स्मॉल वैल्यू मर्चेंट्स, स्मॉल वैल्यू पेमेंट थ्रू यूपीआई। स्मॉल वैल्यू की पेमेंट यूपीआई कि आपको भी मतलब चिल्लर के बेसिस पे नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बहुत मोटी पेमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए आप क्या करोगे। छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए हम यूपीआई यूज करते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 28 रुपए, 23 रुपए। तो वो छोटी वैल्यू के लिए यूपीआई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू 2, 3, 4 हजार रुपए के लिए। उसके लिए ठीक है आपने कार्ड दे दिया, लेकिन छोटी वैल्यू के लिए यूपीआई बहुत यूजफुल रहेगा। और मैक्सिमम खरीदारी जो ट्रांजैक्शन है, जो वॉल्यूम है, वो छोटे खरीदारी तो होते हैं। कितने लोग जाके एक बार में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं रोज के हिसाब से। सो व्हिच एनपीसीआई इज सीइंग एज अ स्टेपिंग स्टोन टू लार्जर गोल्स। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि एनपीसीआई इसमें किस तरीके से पूरे यूरोपियन यूनियन पे या पूरे गल्फ रीजन पे कू कर सकता है। फाइनेंशियल कू कैसे हो सकती है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। यूएई का एक बड़ा पॉपुलर बैंक है, उसका नाम है माशरिक बैंक। तो माशरिक बैंक है, तो भारत का जो बैंक है एनपीसीआई जो है, यूएई में टाई अप करेगा माशरिक बैंक के साथ, जिसके जो मैक्सिमम मर्चेंट्स को जिसने ऑनबोर्ड करा हुआ है, जिसके साथ ट्रांजैक्शंस होती है, वन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर्स। द बैंक विल एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, क्योंकि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूपीआई आईडी में पैसा जा रहा है, लेकिन बैंकों के बीच का ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना, तो इस बैंक के थ्रू क्लियर होंगी ट्रांजैक्शंस। तो वहां पे इस बैंक के साथ टाई अप करेंगे, तो ये जो बैंक है क्लियर करेगा ट्रांजैक्शंस की, ठीक है पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए, एज वेल एज अ पार्टनर टू कनेक्ट विद द डोमेस्टिक बैंकिंग नेटवर्क व्हाइल वर्किंग विद एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के साथ काम कर रहे हो, यहां का बैंक दूसरे बैंक के साथ जो है टाई अप करेगा। यहां की फाइनेंशियल अथॉरिटी एनपीसीआई यूएई की फाइनेंशियल अथॉरिटी के साथ टाई अप करेगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में सेटलमेंट की टर्म्स बिल्कुल क्लियर रहे एज द नोडल एजेंसी फॉर बोथ फंक्शंस इन इंडिया। तो ये जो चीज है, इसके थ्रू जितने भी लोग यहां से दुबई जाते हैं और माशरिक बैंक के साथ जितने भी मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 40,000 के आसपास। सो व्हाइल द केस फॉर यूपीआई और रुपए स्ट्रॉन्गर इन वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, आप देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सिटी ऑफ दुबई कैन बी कवर्ड बाय प्रोवाइडिंग 40,000 क्यूआर कोड्स, 40,000 मर्चेंट्स। तो 40,000 मर्चेंट्स को अगर प्रोवाइड होगा, और वो सारे के सारे माशरिक के अंतर्गत आते हैं, तो माशरिक से सारी ट्रांजैक्शंस जो है रूट होंगी, एंड इट्स अदर पार्टनर्स लाइकली कवर 80% ऑफ द मर्चेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब 40,000 में से 80% अगर कवर हो गए, तो वो तो माशरिक के नेटवर्क में आ जाएंगे। उसके लिए हमें बहुत सारे बैंकों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके साथ माशरिक बात करेगा। हमें सिर्फ एक बैंक से बात करनी है जिसके पास सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो आप सोच के देखिए, यूपीआई सिस्टम दुबई में चलने लगेगा, यूएई में चलने लगेगा, इतनी ट्रांजैक्शंस होने लगेंगी। फायदा किसका है? फायदा
खर्च करने वाले का भी है, जो स्पेंडर है, और फायदा मर्चेंट का भी है, दोनों के लिए आसान है। तो इस वजह से अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हर जगह चलने लगा और वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो ये क्या है? इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कू फॉर एनपीसीआई, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज उतना वो नहीं करेंगी, स्पेशली इन अ रीजन लाइक यूरोप, अक्वायरिंग फर्म्स इन यूरोप लाइक वर्ल्डलाइन। तो आप सोच सकते हैं कितना मैसिव नेटवर्क और कितनी मैसिव डिपेंडेंस भारत अपने ऊपर बना लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा फायदा है। इट इज ऑफ ह्यूज बेनिफिट। सो मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर एनपीसीआई और बैंक्स और फोन पे। अब ये एक बड़ा की सवाल है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, सीमलेस ट्रांसफर है, रियल टाइम है, सेंट्रल बैंक से बात करी, मैंने अपने अकाउंट से अपने यूपीआई में पैसा डाला, या पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ी, यूपीआई को लिंक करा बैंक अकाउंट से, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया, बिल्कुल ठीक बात है। जो मर्चेंट है, ठीक है, आप उससे कुछ लोगे नहीं। तो इंडिया में तो अभी यूपीआई के थ्रू पैसा नहीं कमाया जा रहा है, या बहुत कम पैसा कमाया जा रहा है, अभी बताता हूं किस तरीके से। लेकिन बाहर के देश इस बात को कैसे मानेंगे कि यूपीआई हम अडॉप्ट तो कर ले, इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? भाई सरकार तो बेयर करेगी नहीं। यूपीआई की कॉस्ट 40,000 मर्चेंट्स की कॉस्ट सरकार बेयर नहीं करेगी, माशरिक बैंक बेयर नहीं करेगा। वो कहते हैं आपको यूपीआई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चल रहा है ना, चलने दो, कैश चल रहा है चलने दो। इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? इतना मैसिव एनर्जी सिस्टम, इतनी मैन पावर बिठाओगे, पूरा डिपार्टमेंट बिठाओगे, सैलरीज दोगे, खर्चा होता है, एनर्जी सिस्टम चाहिए, बिजली चाहिए, इतना यूपीआई, इतने 226 मिलियन ट्रांजैक्शंस अगर हिंदुस्तान में ही हो रही हैं, तो आप सोच के देखो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा चाहिए, उसकी कॉस्ट कौन उठाएगा? ये बहुत चैलेंजिंग चीज है कि पैसे कैसे लिए जाए। भाई आज की डेट में आप बताओ, अगर आपसे यूपीआई के ट्रांसफर का कमीशन चार्ज कर लिया जाए, आप यूज करोगे? 90% लोग बैकआउट कर जाएंगे हिंदुस्तान में। 801 रुपए की पेमेंट देते और 1 रुपए की उसको रिसीव हो जाती है, और मर्चेंट भी ये बोलेगा कि 1 रुपए की पेमेंट आ रही है, ठीक है, ना तो आप उससे कमीशन ले सकते हो, ना आप मुझसे कमीशन ले सकते हो। आप पैसा कैसे कमाओगे? हाउ विल यू मेक मनी? मोनेटाइजेशन कैसे होगा? ये एक की चीज है। तो इसको देखते हैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होने से मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे भारत सरकार ही फंड कर रही है, क्योंकि यूपीआई हमारे लिए फ्री है। यूपीआई इज फ्री इन इंडिया, तो इसको फंड करा जा रहा है सरकार द्वारा। We do not need to pay any transaction fee while transacting any amount. कोई ट्रांजैक्शन फी हम पे नहीं करते हैं। दिसंबर 2021 में भारत ने यूपीआई को सर्विस करने के नाम का जो रीइंबर्समेंट कॉस्ट एलोकेट करा, वो 1300 करोड़ था। अब ये 1300 करोड़ कहां से आया होगा? ये टैक्स पेयर का, आपका, हमारा पैसा है। तो इनडायरेक्टली हमसे ही पैसा लेके आपने दिया ना, तो आपने कहां से ये पैसा देगी? सरकार टैक्स पेयर का पैसा देगी। सो फॉर पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन यानी कि हम, मर्चेंट यानी कि जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसको अगर आप पैसा दे रहे हो, ट्रांजैक्शंस, द मर्चेंट वुड नॉट बी चार्ज्ड फॉर दीज, बट द गवर्नमेंट वुड पे द एक्वायरिंग बैंक। जो जिस बैंक ने पार्टनर करा है यूपीआई के साथ, उसको पे कर रहे हैं, क्योंकि उसके तो चार्जेस लग रहे हैं, दैट बैंक, उसकी कॉस्ट भी लग रही है। और द मर्चेंट्स बैंक व्हिच रिसीव्स द पेमेंट, जिसको पेमेंट आती है, जिसको पेमेंट जाती है, जो उसकी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को यहां पे सरकार रीइंबर्स कर रही है। So bank would then have to share the reimbursement amount with the payment gateway. तो जैसे कि मतलब जिस तरीके से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जा रहा है, वो भी तो सेटलमेंट होती है। तो उस सेटलमेंट के लिए जो चार्जेस लगते हैं, जो कमीशन लगती है, कुछ तो फीस लगती होगी, वो इस तरीके से जो है सेटल्ड होगा। इट वुड बी सेटल्ड इन दिस पर्टिकुलर फैशन। तो अब जो है, अब ये सवाल उठता है कि ये आप कब तक करोगे, टिल व्हाट टाइम? तो उसमें चार्ज करने का तरीका ये है कि यूपीआई की पेमेंट, जो अलग अलग यूटिलिटी सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बिजली का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, ठीक है, और D2H का बिल भरना, तो इन सब बिल्स पे आप उन कंपनीज से चार्जेस ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, टाटा स्काई से, वीडियोकॉन से। व्हेनेवर अ कस्टमर पेज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, D2H चार्जेस, द पेमेंट प्लेटफॉर्म अर्न्स कमीशन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सो अ सिमिलर कमीशन इज अर्न्ड फॉर मोबाइल रिचार्जेस। तो आप इनसे कमीशन ले सकते हो, ये एक तरीका है। अब इनसे भी कमीशन अगर ले लिया जाए, तो फिर ये भी महंगी सर्विस बेचेंगे आगे, वो भी एक चैलेंज है। दिस इज समथिंग विच इज अ चैलेंज। तो अब सरकार जो है इंटरनेशनली इसे कैसे कामयाब बनाना चाहती है, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये चीज है कि बैंक्स बहुत क्रिप कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग। जितना ट्रांसफर हुआ या जितना ट्रांसफर आया, हमें उतना ही मिल गया, तो हम क्यों करें ये सर्विस? व्हाई शुड वी अडॉप्ट दिस सर्विस अबाउट द यूपीआई प्लेटफॉर्म? बिकॉज दे डू नॉट गेट एनी कमीशन फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस। और अगर कमीशन लेनी है, तो मास्टर कार्ड, वीजा, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड क्या बुरा था?
सो दिस विल हर्ट द इकोसिस्टम व्हिच नीड्स इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट बिठाना पड़ेगा टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम विद बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, दे विल हैव फॉरेक्स चार्जेस होंगे, जीएसटी होगी, which will possibly help them earn some revenue along with the banks। तो बैंक्स के साथ ये जो है फॉरेक्स चार्जेस के थ्रू आप रेवेन्यू कमा पाओगे, लेकिन फिर वही बात, अगर यही चार्ज कर लिया तो फिर आपका नॉर्मल कार्ड में और यूपीआई में फर्क क्या हुआ? दैट इज द एंटायर क्वेश्चन। So this will also create more spending on their platforms, enabling them to sell more services on their platforms। अब पैसा कमाने का ये तरीका है, देखिए, वॉल्यूम एंड आईबॉल्स। जितने लोग यूपीआई यूज करेंगे वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ले सकते हो। किससे? आप पर्सनल लोन्स बेच सकते हो, बैंक के जो गुड्स होते हैं, बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस बेच सकते हो आप, इंटरनेशनल होटल चेन मर्चेंट पार्टनरशिप जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया, या IRCTC की ऐप हो गई, ये सब किस तरीके से पैसा कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। भाई हमसे अगर आपने कन्वीनियंस फी नहीं ली है तो आप इस तरीके से पैसा, या तो आप कंज्यूमर को चार्ज करो, जैसे जोमैटो है, अगर वो चार्ज कर रहा है मुझसे तो ठीक है, आप मुझसे चार्ज करो, लेकिन अगर वो मुझसे चार्ज नहीं करता तो वो पैसा कैसे कमाएगा? वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाएगा, ये सब सर्विसेज बेच के। तो ये चीज होती है जो यहां पे आती है, जिस तरीके से मोनेटाइजेशन हो सकता है पॉसिबली। तो अभी भी जो चैलेंजेस है वो क्या क्या चैलेंजेस है कि आपको उनको बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग एंड प्रोडिंग to get most major banks to come on board to enable UPI system। आपको उनको बहुत कोक्स करना पड़ेगा कि करो करो प्लीज करो, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इंटरनेशनली NPCI has to do a lot of prodding, बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद सम कंट्रीज आर फेसिंग प्रेशर फ्रॉम वीजा एंड मास्टरकार्ड। वीजा मास्टरकार्ड जो है उनकी डुओपोली है, इट हैज अ डुओपोली। तो कनाडा ने मना कर दिया, कनाडा रिलक्टेंट है यूपीआई को अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन पेमेंट सिस्टम वहां पे काफी अच्छे से चल रहा है एंड दे आर हैप्पी। तो हर एक बिजनेस की ना लॉबी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से कनाडा को उन्होंने पीछे कर लिया कि मत अडॉप्ट करो। कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये चीज है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ट्रांजैक्शन। मैंने अपने यूपीआई को इंडियन बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं। अब दूसरे कंट्री में जाके मर्चेंट को मैं ट्रांसफर करूं, उसने अपना यूपीआई अकाउंट अपनी कंट्री के बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा होगा। इंडिया में भी जो सेटलमेंट होता है बैंकों के बीच में, यदि मैं इंडिया में यूपीआई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूं, उसका जो सेटलमेंट होता है बैंकों के बीच में, उसमें 5 से 7 दिन लगते हैं। हमारा तो इंस्टेंट हो जाता है, मुझे भी मैसेज आ जाता है, मर्चेंट को भी मैसेज आ जाता है, लेकिन बैंकों के बीच में 5 से 7 दिन लगते हैं। यहां पे तो और टाइम लगेगा, ये तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। सो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एट द बैंक्स हैव टू टैली एवरी अकाउंट होल्डर्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। कब तक करते रहोगे? सो दैट द मनी ट्रांसफर्स डू नॉट क्रॉस द आरबीआई अप्रूव्ड एनुअल लिमिट। आरबीआई की भी लिमिट है, $2.5 लाख पर एनम की लिमिट है पर पर्सन। तो ये भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये क्रॉस हो जाए तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो our LRS liberalized remittance scheme $2.5 लाख की है। They freely remit up to 250,000 per financial year for current और capital account transactions। तो ये हो रहा है, और a combination of both। So any remittance exceeding this limit requires prior permission of RBI। KYC और ये और वो 10 चीजें होंगी। तो ये एक चीज है, प्लस सेटलमेंट बैंकों के बीच में कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, इस चीज पे सवाल है। तो ये इसी वजह से ये एक लंबा प्रोसेस है। अनाउंसमेंट्स आर कमिंग thick and fast, operationalizing all this takes several months। सिंगापुर में जिस दिन उन्होंने हमसे यूपीआई की डिमांड करी, तब से लेके 18 महीने का पीरियड लगेगा जब तक पहला यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा। 6-6 महीने की लॉट्स में। तो अग्रीमेंट्स टेक 6 मंथ्स, ठीक है। मोडालिटीज ऑफ सेटलमेंट टेक अनदर 6 मंथ्स। इंप्लीमेंटेशन, पॉइंट ऑफ सेल तक जाके क्यूआर कोड लगाना विल टेक 6 मंथ्स। तो ये पूरा का पूरा जो है पेपर वर्क और लगाना और फाइनली पहुंचना, कुल मिला के 18 महीने का प्रोसेस है। इट्स एन 18 मंथ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो यहां पे मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल बैच लेकर आया है, जिसको हम बोलते हैं SIP प्लस बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस बैच। ये जो बैच है ये आपको 200 घंटे से ऊपर लाइव टीचिंग देगा टॉप फैकल्टीज द्वारा, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको बुकलेट के फॉर्म में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के इंटीग्रेटेड नोट्स, हर क्लास के बाद एक रेडी टेस्ट सीरीज, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट। इसके बियॉन्ड कोई गुंजाइश ही नहीं है प्रीलिम्स में। एग्जाम आपका, मेहनत हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें आज ही,
ये कोर्स शुरू हो रहा है 19 दिसंबर शाम 7 बजे, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सांघी लाइव, आपको इसी कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको 6,000 रुपए का मिलेगा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ है। तो सांघी लाइव मेरा कोड है जिसको यूज करके आप इसको पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में, ओनली एंड ओनली 6,000 रुपीज। तो इसमें मैं खुद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो हम सारी चीजों का कॉन्सेप्चुअल कवरेज करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। तो ध्यान रखिए, सांघी लाइव कोड है और ये जो है आपको 6,000 रुपए में उपलब्ध करवाया जाए। तो यूपीआई की क्या चैलेंजेस या लिमिटेशंस है, देखिए सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बोला, यूपीआई भारत में फ्री है, उस पर कमीशन चार्ज नहीं। सो की रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ यूपीआई दैट देयर इज नो कमीशन, उस पर कोई कमाई नहीं है, भारत सरकार दे रही है। इट इज नॉट द केस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहां पे कमीशन लगेगी, एंड इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ कार्ड्स, रिड्यूसिंग द इंसेंटिव फॉर मर्चेंट्स टू प्रमोट द पेमेंट मेथड। कि पेमेंट मेथड प्रमोट करना है, उसके लिए ये चीज आपको चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड। तो आपको ये चीज, ये अगर आपने फ्री दी भी तो कोई तो बेयर करेगा, उनकी सरकार तो बेयर करेगी नहीं, वो बैंक भी बेयर नहीं करेगा, तो क्या भारत सरकार बेयर करेगी? एनपीसीआई अपनी जेब से पैसा देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा है, जो मास्टर कार्ड और वीजा, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्ड ट्रांजैक्शन है, वो जिस भी तरीके से चल रही है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कमीशन भी तो लगता है लेकिन ठीक चल रही है, उसमें सेटलमेंट यूपीआई से जल्दी होता है। मतलब बैंकों के बीच का सेटलमेंट यूपीआई से जल्दी होता है, आपस की बात नहीं कर रहे, बैंकों की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स आर कंफर्टेबल। So card transactions are likely to be faster than an international UPI payment. So credit cards have much higher success rates at POS terminals. UPI का कहीं कार्ड QR स्कैन नहीं हुआ, ठीक है, पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुई, फेल हो गई। So ये चीजें, ये सब लिमिटेशंस हैं। टूरिस्ट यूरोपियन कंट्रीज जाएगा, दे आर वेल हील्ड। एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो है वो, उनको एक इंसेंटिव होता है, जैसे आप देखते हो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले आ जाते हैं कि आपको जो है पूरी दुनिया में फ्री लाउंज का एक्सेस मिलेगा। अरे भाई, फ्री लाउंज कब एंजॉय करोगे ना, टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचोगे, इतना ट्रैफिक होता है, लाउंज में बैठने के लिए मुझे 6 घंटे पहले निकलना पड़ेगा घर से, मैं क्यों करूं? लेकिन नहीं, मुझे फिर भी वो क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैं वो क्रेडिट कार्ड खरीदूंगा, उसमें मैं स्वाइप करके रिवॉर्ड पॉइंट्स दूंगा, मैं खुश होता रहूंगा, मेरे पास 2,000 4,000 6,000 पॉइंट हो गए, मुझे लाउंज जाना है, लाउंज जाना है, लाउंज जाना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करा है, मैं आज तक लाउंज में नहीं बैठ पाया, क्योंकि लाउंज में बैठने के लिए आपको 1-2 घंटे चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत पहले निकलना पड़ता है, जो हम नहीं निकल पाते। भाई बहुत क्लियर बात है। लेकिन नहीं, क्रेडिट कार्ड हम खरीदेंगे जरूर, क्यों? क्योंकि लाउंज एक्सेस मिलता है। तो ये चीज है, दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड फिर भी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मार्केट हैज लॉन्ग बीन अ डुओपोली ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीजा। सो आउटसाइड ऑफ चाइना वेयर टू फर्म्स हैव बीन केप्ट आउट, क्योंकि चाइना में यूनियन पे चलता है। व्हाट दिस मेंट इज दैट ये जो है 90% मार्केट जो है मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इनकी मोनोपोली या डुओपोली जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, इट विल गेट ओवर। तो यूपीआई इन इंडिया, इट इज यूपीआई व्हिच हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू वीजा एंड मास्टरकार्ड। भारत में देखिए थ्रेट हो सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस कम नहीं हुई है, क्योंकि यूपीआई जो है मैक्सिमम स्मॉल टिकट में यूज होता है और कार्ड की पेमेंट बड़ी टिकट में यूज होती है। 5, 10, 20, 50, 80 रुपए के लिए कार्ड नहीं देता कोई। द रीजन इज दैट यूपीआई, और लेने वाला लेगा भी नहीं बाय द वे। So reason is that UPI has managed to make inroads to replace cash, credit and create a presence of itself where the credit and debit card market could not reach. ये बात है। तो वैसे भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड मार्केट अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि जब तुम पहुंचे ही नहीं उस वहां तक, तो यूपीआई वहां तक पहुंच गया। तो यूपीआई ने मार्केट बनाया है, लेकिन यूपीआई के मार्केट ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का मार्केट अभी तक खराब नहीं करा है। तो यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2017-18 तक सबसे ज्यादा वैल्यू इन करोड़ रुपीस का, देखिए इट इज 1 करोड़ 50 लाख, और ये है इन करोड़। तो 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर इन करोड़, इसके आगे 7 जीरो। इतना ट्रांजैक्शन होता था एनईएफटी से, इतना यूपीआई, इतना क्रेडिट कार्ड और इतना डेबिट कार्ड से। 18-19 में ये देखो, ये वाला यूपीआई है सेकंड कॉलम, ये थोड़ा सा बढ़ा। 19-20 में ये और बढ़ा। 20-21 तो खैर कोविड ईयर था, डबल हो गया, और 21-22 में ये इतना हो गया। यानी कि इतनी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस जो है वो यूपीआई के थ्रू हो रही है। एनईएफटी भी बड़ा है, लेकिन यूपीआई जो है वो इट इज डबलिंग एवरी ईयर। बहुत बड़ी बात है, यानी कि यूपीआई का एक्सेप्टेंस भी बहुत मैसिव हो रहा है। और इसकी ट्रांजैक्शंस देखिए किस संख्या में हो रही है। ये देखो ट्रांजैक्शंस, 6 बिलियन ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ जुलाई में हुई। 6 बिलियन, 600 करोड़, हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन इन 2016। इतने
लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन जो है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, मतलब इतना पैसा आगे पीछे गया। 30 मिलियन यूपीआई क्यूआर कोड्स adopted by merchants, इतने हुए। $80 billion remittances market likely to be disrupted by UPI rallies. 16% share of UPI in total retail payments, ये है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, कि 100 में से 16% यूपीआई बना चुका है सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल में। और 90% मार्केट शेयर ऑफ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन वैल्यू टर्म्स। तो ये बड़ा मैसिव अचीवमेंट है। आप देख सकते हैं, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूपीआई बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया। तो इस तरीके से यूपीआई जो है वो अडॉप्ट हुआ है। तो इस कॉन्फिडेंस पे हम यूपीआई बाहर प्रपोज कर रहे हैं, या बाहरी देश हमें जो है वहां तक आ रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए इनिशियल स्टेप्स जो यूपीआई के हैं, दे डोंट थिंक दिस विल इंपैक्ट द बिजनेस ऑफ वीजा एंड मास्टरकार्ड। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको रीजन बताया क्यों। एनपीसीआई शुड ऑफ कोर्स बी अग्रेसिव इन एक्सपैंडिंग यूपीआई, उसे अपना काम करते रहना चाहिए इंटरनेशनली टू प्रोवाइड कंपटीशन टू एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स एंड गिव कंज्यूमर्स मोर ऑप्शंस, कि कंज्यूमर्स को ज्यादा ऑप्शन जो है वो दिया जाए, तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या कंक्लूजन है कि एनपीसीआई को अपने लिमिटेशंस पता है। So what it wants to do is be ready with the system in case a situation arises, financial और geopolitical, कि हमें चाहिए, मतलब अब दुनिया को एकदम से चाहिए, क्या करे, यूपीआई। डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब एकदम से क्या चाहिए, पेटीएम। सिमिलरली यहाँ पे एकदम से क्या चाहिए, यूपीआई। So it is building a communication and cooperation channel between central banks of these countries and India. चाहे वो गल्फ देश हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, organization is looking to build a pipe where it keeps adding services that it can make it stronger. और strong करो तो 5 साल में the trade will start using UPI and it could possibly be faster and more efficient. अभी faster है और ज्यादा efficient होने की संभावना है, तो बेटर है कि एनपीसीआई लगा रहे और इस चीज को लेकर आगे बढ़े। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, डिटेल्स जो है आपको बहुत एनालिटिकल मिली होंगी। तो ये पीडीएफ जो है ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघीज आईएएस अकेडमी पे। अब इस पे एक मेंस का सवाल बनता है, वो ये है, हाउ यूपीआई कैन चेंज द वे वी ट्रांजैक्ट, डज इट हैव द पोटेंशियल टू टेक ओवर कार्ड बिजनेस इन फ्यूचर डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, डिस्कस। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। हमारे कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें, तो और बताते रहें कि आप और किन टॉपिक्स पे एनालिसिस देखना चाहते हैं। कोड है मेरा सांघी लाइव, SIP प्लस स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर से, और ये कोड आप किसी भी कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे 2024 बैचेस हो, चाहे NCERT बैचेस हो, चाहे SIP बैचेस हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।